हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। और मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं हमारे चैनल फ्रेंडली डॉक्टर पे। मैं हूं आपका डॉक्टर दोस्त डॉक्टर वैभव प्रताप सिंह। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है एपिलेप्सी। कुछ हम लोग के सब्सक्राइबर्स हैं जो चैनल देख रहे हैं, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया था या ऑर्डर दिया था हमको कि एपिलेप्सी पे वीडियो बनाई जाए। तो एपिलेप्सी जो बहुत ही कॉमन बीमारी है उसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, एपिलेप्सी यानी कि झटका आना, मिर्गी का दौरा पड़ना, ये आम भाषा में बोला जाता है और ये बहुत ही कॉमन बीमारी है। तो जो हमारा जो ब्रेन होता है वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करता है। हमारा ब्रेन जो है वो कुछ इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स प्रोड्यूस करता है। तो इसी की रिदम में जब गड़बड़ी हो जाती है तो उसकी वजह से हम लोग को सीजर्स यानी कि झटके आते हैं। ठीक है, तो जो नर्व सेलेक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, ये मेन कारण होता है जिसकी वजह से एपिलेप्सी सीजर्स आते हैं। और ये बीमारी इतनी कॉमन है कि दुनिया में 50 मिलियन यानी कि 50 मिलियन लोग इस बीमारी से पीड़ित है पूरी दुनिया में। और 70% टाइम्स जो होता है एपिलेप्सी का जो कारण होता है कि क्यों हो रहा है वो कई बार नहीं भी पता चल पाता है। बट बहुत सारे कारण होते हैं जो पता हो सकते हैं, इजीली ट्रीटेबल होते हैं और आप पूरी तरह से इस बीमारी में से क्योर हो जाएंगे। तो ये जानने के लिए हमारा ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखेंगे आप लोग। और दोस्तों, बहुत सारे कॉमन कारण होते हैं एपिलेप्सी के। कुछ लोग बोलते हैं कि ये एपिलेप्सी बीमारी है भी नहीं, बट इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कि मान लीजिए आपके किसी रिलेटिव को, परिचित को झटके आ रहे हैं या मिर्गी का दौरा पड़ रहा है। ये जो कॉमन चीजें हैं ये सबसे पहले रूल आउट कर देनी चाहिए और इसका अगली बार से अवॉइड करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बहुत ज्यादा अल्कोहल पी लेता है या ड्रग्स लेता है और वो विड्रॉ, मतलब रोज मान लीजिए आप शराब पीते थे या ड्रग्स लेते थे, उसको आपने नहीं लिया, लेकिन अचानक से छोड़ दिया बिना किसी मेडिकल सलाह के, तो फिर आपको झटके आ सकते हैं। आप बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम कर लें, बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लें, तो भी आपकी ब्रेन की जो न्यूरल एक्टिविटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है और झटके आ सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। अगर कोई आपका बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है रिलेटिव और उसको सीजर्स आ रहे हैं तो मोस्ट लाइकली उसको यही कारण है। या कई बार हमारी जो ब्लड शुगर जो होती है वो बहुत ज्यादा लो हो गई। सपोज बहुत सारे लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं, इंसुलिन ले रहे होते हैं और कई बार मील भी स्किप कर देते हैं, इंसुलिन भी ले लेते हैं, तो उनका ब्लड शुगर जो होता है बहुत ज्यादा अचानक से कम हो जाता है, तो उनको भी झटके आने की बीमारी हो सकती है। तो अगर इस तरह का पेशेंट, इस तरह का रिलेटिव है, अगर आपका उसको सीजर्स आ रहा है, डायबिटिक है और आपने प्रॉपर पता कर लिया, तो उसका कारण आपको अब पता है कि उसका ब्लड शुगर कम हो गया है, उसने इंसुलिन भी लगा लिया, इसलिए उसको झटके आ रहे हैं। और दोस्तों, स्लीप डिप्रिवेशन यानी कि आप 2-3 दिन से सोए नहीं, 1-2 दिन से सोए नहीं, स्ट्रेस में है। ठीक है, आप मान लीजिए नाइट शिफ्ट में ड्यूटी करते हैं, आप दिन में भी नहीं सो रहे, रात में काम कर रहे, तो भी आपको ये सीजर्स आ सकते हैं। तो दोस्तों, दो टाइप्स में मोटा मोटा जो एपिलेप्सी या सीजर्स या झटके आने या मिर्गी की बीमारी होती है, दो टाइप में हुआ है। एक तो डिवाइड किया गया है, एक तो है जनरलाइज सीजर्स, जिसमें कि दोनों, पूरा जो ब्रेन के दोनों तरफ के जो हिस्से हैं वो आप झटके आएंगे। मतलब तो पूरा जनरलाइज्ड ब्रेन, जैसे कि नाम में भी है जनरलाइज सीजर्स आएगा, मतलब जो ब्रेन में भी हर दोनों तरफ का ब्रेन का जो पार्ट होता है उसमें सीजर एक्टिविटी दिखेगी। तो उसमें हमारा दोनों हाथ और दोनों पैर एक साथ हिलेगा। ठीक है, जो दूसरा टाइप होता है पार्शियल सीजर। तो जैसा कि नाम में ही है, जो पार्शियल सीजर्स होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है वो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया ऑफ द ब्रेन में होता है। ठीक है, तो इसलिए आप जब झटके आ रहे होते हैं तो उसको ऑब्जर्व, जिसको झटका आ रहा होता है उसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है कि वो उसका एक हाथ से पहले झटका चालू हुआ, यानी कि हो सकता है एक ही हाथ उसका हिल रहा हो, तो उसको पार्शियल सीजर बोलेंगे। या एक हाथ से शुरुआत, एक हाथ से हुआ, फिर उसके बाद पूरा बॉडी हिलने लगा। ठीक है, तो इसको भी पार्शियल सीजर बोलेंगे। और जब शुरुआत में ही पूरा बॉडी हिलेगा तो उसको जनरलाइज सीजर्स बोलेंगे। तो इसमें ये जो बीमारी है, लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। कोई कहता है जूता सूंघा दो इसको, इसको मिर्गी का दौरा पड़ गया। कुछ लोग मजाक में उड़ा देते हैं इस चीज को, इसको तो मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बहुत पोटेंशियली हैजार्डस और जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। उसका जब इलाज अवेलेबल है तो हम लोग को ऐसा डिस्कशन नहीं करना चाहिए, हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कोई कहता है इसमें आत्मा आ गई है, कोई कहता है तमाम तरह के कारण बताए जाते हैं, तो ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए। हम लोग को प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से बात करनी चाहिए। और 70 to 80% जो लोग होते हैं इस बीमारी के, वो सक्सेसफुली अपना सीजर्स जो है कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, बार बार एपिलेप्सी नहीं, बार बार एक बार सीजर्स आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर बार बार रिपीटेड सीजर अटैक्स आ रहे हैं, तो मान लीजिए बंदा गाड़ी चला रहा हो तो उसको झटके आने लगे, तो किसी को भी वहां पे रोड पे, और ऐसा कॉमन है, ये कोई अनकॉमन बात नहीं बता रहा, किसी को रोड पे आहत कर सकता है, चोट पहुंच सकता है, इवन जान भी जा सकती है। तो ये मतलब इसलिए सीरियस बीमारी है। आप मान लीजिए कोई बस का ड्राइवर है जिसमें बच्चे चल रहे हैं, ठीक है, तो उसको मान लीजिए झटके आ जाए, तो कितने सारे बच्चों, स्कूल गोइंग बच्चों की जिंदगी हम लोग रिस्क पे लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए बोलते भी हैं जो एपिलेप्सी या सीजर जिनकी बीमारी है उनको ड्राइविंग कतई नहीं करना चाहिए।
तो हाँ, कमिंग बैक टू 70 to 80% जो होते हैं एपिलेप्सी पेशेंट्स वो सक्सेसफुली विद सिम्टम्स, ठीक है। और कुछ ट्रिगर भी होता है, कई बार आप बहुत ज्यादा चमकदार लाइट अचानक से देख लेते हो तो भी आपको झटके प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो वो ट्रिगर अवॉइड करके दवाई लेके इवन सर्जरी करा के 70 to 80% लोग अपनी जिंदगी बहुत आसानी से जी सकते हैं, पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। और बहुत वुमेन में भी कॉमन होता है, तो कई बार जो वुमेन जिनको झटके आते हैं तो वो प्रेग्नेंट होती है, तो इसके लिए भी बहुत भ्रांति हैं, बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग गलत बातें बोलते हैं। तो ऐसी जो फीमेल है, रिसर्च में पाया गया 90% चांस होता है कि उनका जो बच्चा होगा वो हेल्दी होगा, ठीक है। मान लीजिए आपकी वाइफ है, उसको सीजर्स आता है, आप सोच रहे होंगे कि हमारे बच्चे में मतलब क्या है, कहीं दिक्कत ना हो जाए, तो ऐसा घबराने की आवश्यकता है। 90% चांस है आपका बच्चा जो है हेल्दी होगा, उसको बीमारी नहीं होगी। और हो सकता है मोस्ट लाइकली आपकी जो वाइफ है या बिटिया है जो भी है, तो उसको हो सकता है ट्रीटेबल कॉज हो, तो उसका प्रॉपर अगर इलाज कराएंगे, जांचें कराएंगे, तो हो सकता है इलाज पूरी तरह से वो 70-80% चांस है कि पूरी तरह से वो ठीक भी हो जाएगी। तो दोस्तों एक और एंटिटी बताना चाहूंगा, सूडो सीजर्स, यानी कि सीजर नहीं होता है, सूडो सीजर होता है। इसको हिस्टेरिकल पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, या कुछ लोग होते हैं अटेंशन लेना चाहते हैं, ठीक है, उनको एक्चुअली सीजर्स नहीं आता है। ये एक तरह का साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक डिसऑर्डर है। तो इसको कैसे पहचानेंगे कि इसको वास्तव में सीजर्स आ रहा है कि ये इसको सूडो सीजर्स है, कि कुछ साइकोलॉजिकल कॉज है, स्ट्रेस में है, तो ये ही और शी इज बिहेविंग इन अ वे कि लगे कि सीजर्स आ रहा है, वो अपने आप को आपकी तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता है। तो ये बहुत आइडेंटिफाई करना जरूरी है, क्योंकि सूडो सीजर्स भी बहुत कॉमन है। तो सूडो सीजर्स कैसे पहचानेंगे? यूजुअली जब सीजर्स आ रहा होगा तो आईज पेशेंट की खुली रहेगी, इसमें आंखें क्लोज करेंगे, ठीक है। और यूजुअली जब सीजर्स आता है तो जो हेड का मूवमेंट होता है वो एक ही तरफ होता है, जैसे जैसे एक पार्शियल सीजर है, एक तरफ ही का हाथ या वो मूव करे, हो सकता है हाथ मूव भी ना करे, सॉरी हेड मूव भी ना करे, ठीक है, या यूजुअली एक ही तरफ का हिलेगा। बट ऐसे जो पेशेंट होंगे वो ऐसे 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 दोनों तरफ आप ज्यादा हिलेंगे, मतलब जो हेड होगा दोनों तरफ हिलेगा। और या ऑफिस्टोटोनस बोलते हैं, या इस तरह का वो पोस्चर ले लेंगे। इस तरह का जो पोस्चर होता है, ये ऐसा अगर पोस्चर है तो ऐसा ट्रू सीजर्स में अनलाइकली है। ऐसा ट्रू सीजर्स में अगर वास्तविक सीजर से एपिलेप्सी बीमारी है, इस तरह का पोस्चर होना अनलाइकली है, बहुत कम है। और मोर चांसेस हैं कि वो उसको सूडो सीजर्स हो रहा होगा, वो अपना ध्यान आकर्षित करना चाह रहा होगा, कोई उसको साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक स्ट्रेस होगा, ठीक है। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो उसको आप समझें, मतलब उस समय आप समझें कि ये क्यों कर रहा है, उसके तह तक जाए, उसको समझें, उसको क्या साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, उसको क्या स्ट्रेस दे रहा है जीवन में, ठीक है। तो उस बात को समझना है होता है हमको, ठीक है। फिर हम लोग बैक टू द टॉपिक, सीजर्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि ब्रेन में कोई इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, स्ट्रोक, ब्रेन में कभी आपको झटका रहा हो, ब्रेन का ट्यूमर बहुत कॉमन है। ब्रेन ट्यूमर बहुत सारे कॉमनली सीजर्स की तरह ही प्रेजेंट करते हैं। जो ब्रेन में ट्यूमर होते हैं, कई ज्यादातर जो ट्यूमर होते हैं वो झटके से ही प्रेजेंट करते हैं, तो ये भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए। हेड इंजरी बहुत ज्यादा अगर तेज है, ब्रेन में क्लॉट वगैरह बन गया तो भी सीजर्स आ जाएगा। एल्कोहल, ड्रग अब्यूज, अल्कोहल मिसयूज, जैसे मैंने पहले ही बताया। या फिर बच्चे जो होते हैं, कई बार रोता नहीं है पैदा होने के बाद, हाइपोक्सिया जिसको बोलते हैं, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन अगर बच्चे में हो जाती है, तो उसको आगे जीवन में सीजर से झटके की बीमारी काफी कॉमन है, हो सकता है हो रही है। तो ये सब हमको कॉज पता है। इसी कॉज के हिसाब से हम लोग, अगर ब्रेन का इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन आइडेंटिफाई करेंगे, उसका ट्रीटमेंट देंगे, ठीक है। ब्रेन का ट्यूमर है तो उसका हम लोग ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। तो इसके इलाज से, अगर हेड में इंजरी है तो उसको उसके हिसाब से, अगर बहुत बड़ा क्लॉट है तो उसको निकालने का प्रयास किया जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू द कॉज हम लोग ट्रीट करेंगे। बट कई बार, जैसे मैं बता देता, 60-70% टाइम्स हो सकता है कॉज हम लोग आइडेंटिफाई ना कर पाए, तो उसको सिर्फ सीजर कंट्रोल करने की दवाई दी जाती है। तो दोस्तों क्या मतलब, कई बार सीजर आ रहा है, आप देख रहे हैं, तो प्रैक्टिकली आपको क्या कर रहे हैं, मतलब क्या आप उसको रोक दें, उसका सीजर रोक दें? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नेवर होल्ड अ पर्सन डाउन जिसको सीजर्स आ रहे हैं, आप उसको छोड़ दें वहीं पे, ठीक है। बस थोड़ा सा उसका नेक वगैरह उसका सपोर्ट कर लें ताकि वो अपने आप को आहत ना करे, बट सीजर्स अपने आप ही रुकेगा, आपके उसको पकड़ने से सीजर्स नहीं रुकेगा, ठीक है, और पकड़ना चाहिए भी नहीं, ठीक है। तो वी शुड लेट द सीजर रन इट्स कोर्स, कि वो अपना पूरा अपने आप आके, वो 5 सेकंड 10 सेकंड जितना भी ड्यूरेशन है, तो अपने आप आके अपने आप चला जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर सीजर बहुत ज्यादा लंबे समय तक रहता है, 5 मिनट 10 मिनट तक लंबा रहता है, तो उसको अलग बीमारी बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसका ये एक इमरजेंसी होती है, स्टेटस एपिलेप्टिकस। ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। इस अगर वो सीजर्स नहीं रुक रहा है, 2 3 4 5 मिनट आपने वेट कर लिया, तो उसको तुरंत हॉस्पिटल लेके जाएं। हॉस्पिटल में एक दवाई आती है जिसको दे दिया जाएगा, और पूरा प्रोटोकॉल बना हुआ है, मतलब बहुत सारी ड्रग्स हैं, दवाइयां जो दी जाती हैं, और यूजुअली स्टेटस एपिलेप्टिकस रुक जाएगा आपका। हॉस्पिटल तत्काल लेके जाना है, फिर वेट नहीं करना है।
यूजुअली 15-20 सेकंड में सीजर्स रुक जाता है। अगर नहीं रुक रहा है तो तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। बहुत आसान इलाज है और इजीली किसी भी हॉस्पिटल में ये ड्रग्स, ये दवाइयां अवेलेबल होती हैं और आपका सीजर्स झटका रोक भी देंगे। और कई बार लोग उस मुंह में दवाई, जब झटका भी आ भी रहा है तो उसके मुंह में आप दवाई भी देने लगते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। कोई उनके मुंह में कोई दवाई या ऐसा कोई पानी पिलाने लग रहे हैं या कुछ करने लग रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर एस्पिरेट कर देगा, मतलब वो निगलने के बजाय हो सकता है लंग्स में चली जाए। पानी पिला दिया आपने, अब वो उसको ब्रेन की एक्टिविटी तो गड़बड़ है ही, वो मसल्स नहीं काम कर रही हैं, तो आपने पानी पिलाया, पता चला पानी लंग्स में चला गया और आपने कुछ अच्छा करने के बजाय बुरा कर दिया। ये भी बहुत कॉमन है। अगर आपको नॉलेज नहीं होती है, बहुत सारे लोग होते हैं नहीं पता होता है, तो ये सब काम करने लगते हैं, इससे ज्यादा नुकसान हो जाता है पेशेंट का, तो ये भी अवॉइड करना चाहिए। स्टेटस एपिलेप्टिकस जो मैं बता भी रहा था, ये एक तरह की इमरजेंसी को आइडेंटिफाई करके इसका तुरंत ट्रीटमेंट देना चाहिए। और दोस्तों क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस, क्या क्या जांचें कराएं, तो रूटीन ब्लड टेस्ट आप करा लें। ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्केफेलोग्राम, जो ब्रेन की एक्टिविटी को स्टडी करते हैं। इसमें बहुत सारे ब्रेन के चारों तरफ इलेक्ट्रोड्स लगा दिए जाते हैं, ब्रेन है कई सारे इलेक्ट्रोड इसमें लगा लिए जाते हैं, और ये एक लीड से इनकी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है वो एक ग्राफ बना लिया जाता है, इस पे प्लॉट कर लिया जाता है। ठीक है, इसको कोई न्यूरोलॉजिस्ट जो होता है, डीएम न्यूरो, जो ब्रेन का डॉक्टर होता है, स्टडी करता है, रिपोर्ट बनाता है, और कई बार इसी में कारण पता चल जाता है। तो वेरी चीप एंड वेरी बेस्ट इन्वेस्टिगेशन है अवेलेबल। और गोल्ड स्टैंडर्ड, द बेस्ट कॉन्ट्रास्ट एमआरआई ब्रेन, जो सारे कारण पकड़ लेगा कि ये ब्रेन में इन्फेक्शन था, ये बता देगा, कि ब्रेन में ट्यूमर तो नहीं था, ये बता देगा, कोई ब्रेन में पुरानी चोट लगी थी उसके वजह से फोकस है, वो बता देगा। तो ये आपको एक्चुअली दिख भी जाएगी चीजें, आप प्रोग्नोस्टिकेट भी कर लेंगे। प्रोग्नोस्टिकेट इन द सेंस कि ये भविष्य में कंप्लीटली, मान लीजिए ब्रेन में इन्फेक्शन था, ठीक है, मान लीजिए टीबी का इन्फेक्शन था ब्रेन में जिसके सीजर्स आ रहे थे, तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये तो ट्रीटमेंट चलेगा 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, वट, और ये उसके बाद पेशेंट यूजुअली पूरी तरह ठीक हो जाएगा। तो आप बता भी सकते हैं या इसका ब्रेन में ट्यूमर है तो इस तरीके से सर्जरी करनी पड़ेगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंस है। अगर ब्रेन नहीं करा पा रहे हैं तो सीटी कॉन्ट्रास्ट देना होगा। हाँ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि कई बार पेशेंट आते कहते हैं हमको दवाई नहीं लगवानी है एमआरआई में, तो आधी अधूरी जांच का कोई फायदा नहीं है। ऐसे जो जिनको झटके आते हैं उनको दवाई देके कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड एमआरआई और कॉन्ट्रास्ट एनहांस सीटी स्कैन, अगर सीटी स्कैन भी कराएं तो भी कॉन्ट्रास्ट दवाई देके यूजुअली कराना चाहिए। तो दोस्तों जो ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो बहुत सारी दवाइयां अवेलेबल हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जो सीजर्स को कंट्रोल कर लेती हैं, और हम लोग को यूजुअली जो कॉज होता है उसको ट्रीट करना चाहिए, जो मैं अभी बता रहा था। ठीक है, और साथ ही साथ सर्जरी भी करी जा सकती है। सर्जरी इन द सेंस, जैसे ब्रेन में ट्यूमर है तो उसका सर्जरी तो किया ही, बट कई बार ब्रेन में छोटा सा फोकस होता है, कोई मान लीजिए छोटा सा एक कैल्शियम 2-3 mm का कैल्शियम अगर ब्रेन में होता है तो भी वो झटका कर सकता है। ठीक है, तो ये कैल्शियम आपने सर्जरी के माध्यम से निकाल दिया, अगर आप दवाई से कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कोई लीजन है, लीजन एक्टमी कर दी, लीजन को निकाल दिया। कोई यहाँ पे घाव बन गया था, आपको ब्रेन में चोट लगी थी, कुछ जब चोट लग जाती है तो ब्रेन में कुछ हिस्सा स्कार टिश्यू, स्कार मतलब चोट के जैसे आपको त्वचा पे चोट लगती है तो कई बार स्कार नहीं छूट जाता है, लंबे समय तक जो रहता है, उसी प्रकार अगर ब्रेन के अंदर आपको हेड इंजरी लगी हो कसके, या कोई और स्ट्रोक हुआ हो आपको, तो ब्रेन के अंदर स्कार बन जाता है जिसको फाइब्रोसिस बोलते हैं। तो ये भी छोटा 3-4 mm का स्कार भी आपको झटके दे रहा होता है। तो अगर ये नहीं, झटके दवाई से कंट्रोल नहीं होते तो इसको भी हम लोग स्कार को निकाल देंगे, आपको झटके आना बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो था मोटा मोटा एपिलेप्सी, मैंने पूरा जनरलाइज कर दिया है, बट अभी थोड़ी चीजें हैं जो हम लोग नहीं डिस्कस कर पाए, और मैं बहुत ही आपको इंटरेस्टिंग बीमारी के बारे में बताऊंगा जो आजकल बहुत कॉमन हो गया, बच्चों में तो बहुत कॉमन है, और जिसके से बच्चों में झटके आते हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर आपने ये बीमारी आइडेंटिफाई कर ली तो 100% आपका बच्चा या पेशेंट का इलाज संभव है, उसको झटके आना बंद हो जाएगा, और बहुत ही कॉमन है। तो इसको हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।